कनाडा ने जो 41 डिप्लोमेट्स थे, जो इंडिया ने डिप्लोमेसी का स्टेटस जिनकर हटा दिया था, उनको वापस बुला लिया है। मैं 2022 की बात करूं सो 1,18,000 इंडियंस ने कनाडा में इमिग्रेट किया इंडिया से। अब रात के 9 बजे 8 बजे से जो है 12 घंटे पहले से इस ठंड के अंदर वहां लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। सो लोग, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है इंडिया और कनाडा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर। इस टाइम अक्टूबर के महीने के अंदर बहुत सारी अपडेट्स आ रखी हैं, क्योंकि डिप्लोमेट्स को, जिनको इंडिया ने बोला था कि हम इनकी डिप्लोमेसी की स्टेटस हटा रहे हैं, उनको कनाडा ने फाइनली जो है वापस बुला लिया है कनाडा में। सो इस सब चीजों का आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो किसी भी वीजा के ऊपर आप लोग आ रहे हैं, स्टडी है, वर्क है, पीआर है, किसी भी वीजा के ऊपर अगर आप लोग आ रहे हैं, सो उसका उस चीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू कहां से हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब G20 के बाद जो है जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो वापस आते हैं कनाडा के अंदर और उसके बाद वो एलिगेशंस लगाते हैं इंडिया की कुछ एजेंसीज के ऊपर कि जो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ है कनाडा के अंदर, उसका पूरा का पूरा हाथ जो है इंडियन एजेंसीज का है उसके अंदर। सो इस बात के कुछ प्रूफ भी है उन लोगों के पास। बाकी डिप्लोमेटिक लेवल पे इस चीज की कन्वर्सेशन चल रही है, कुछ भी अभी ग्राउंड पे प्रूफ नहीं हुआ है। सो इस बात के बारे में कुछ भी कहना अर्ली होगा काफी। सो इस बात के बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी इसके ऊपर मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया था उन दिनों के अंदर जब सितंबर में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं जाके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब फिलहाल बात करते हैं कि इस चीज का फिलहाल के दिनों में क्या असर पड़ रहा है और क्या लेटेस्ट अपडेट है इस चीज के बारे में। लेटेस्ट अपडेट जो फिलहाल के दिनों में ये है कि आज का जो है अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर 19 को कनाडा ने जो 41 डिप्लोमेट्स थे, जो इंडिया ने डिप्लोमेसी का स्टेटस जिनकर हटा दिया था, उनको वापस बुला लिया है। प्लस उनकी जो फैमिली साथ में रहती थी उनको भी वापस बुला लिया है। सो 41 डिप्लोमेट्स और साथ में 42 मेंबर्स उनकी फैमिलीज के वापस आ चुके हैं इस टाइम पे। अब लोगों को ऐसे लग रहा है कि सारा का सारा डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर जो है कनाडा वालों ने वापस बुला लिया या इंडिया वालों ने कनाडा को वापस भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ये बोला है कि आपके जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, जो कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में हैं, वो बहुत ज्यादा हैं कनाडा के ऑपरेशंस के हिसाब से। कितने भी नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री के होते हैं, लाइक अगर इंडिया के डिप्लोमेट्स कनाडा में है या कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में है, डिपेंड करता है कि आपका उस कंट्री के अंदर क्या रीजन है उन डिप्लोमेट्स को रखने का, किस लिए आपने रखे हुए हैं, कितना बड़ा ऑपरेशन आप रन कर रहे हैं। अगर कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप की बात की जाए, कनाडा के जो नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर थे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, वो थे 62 टोटल नंबर। वो इसलिए थे, रीजन उनका ये था कि इंडिया से बहुत सारे लोग इमिग्रेट करते हैं कनाडा के अंदर, चाहे वो किसी भी वीजा पर करें। बहुत सारे तो जो नंबर है वो स्टूडेंट्स का है, फिर लोग वर्क वीजा पे भी आते हैं, फिर पीआर या सिटीजनशिप्स पे भी आते हैं। सो इसलिए टोटल 62 डिप्लोमेट्स थे। बट जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, इंडिया की जो फॉरेन एजेंसीज वगैरह हैं वो इस बात को बोलती हैं कि जो 62 डिप्लोमेट्स हैं आपके, वो बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। सो हम जो है 41 डिप्लोमेट्स का जो स्टेटस है वो हटा रहे हैं और आप जो है उनको वापस ले जाइए। किसी भी नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स कोई भी कंट्री अपने मर्जी से नहीं भेज देती वहां पर। उसके लिए जो है पूरा दोनों की दोनों जो कंट्रीज होती हैं उनका एक म्यूचुअल कंसेंट होता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कितने लोग उसके अंदर रहेंगे। और ये सारा का सारा शुरू होता है 1961 के अंदर वियना कन्वेंशन शुरू हुई थी, जो कि यूएन के अंडर में काम करती है। आपने यूएन का नाम सुना होगा, जो सारा पीस मेंटेन करता है या इंटरनेशनल रूल्स लॉस वगैरह को देखता है। उसके अंडर में ये वियना कन्वेंशन, जो ऑस्ट्रिया के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है, वहां से ये स्टार्ट होती है 1961 के अंदर, जिसके अंदर उस टाइम पे टोटल 61 मेंबर्स के आसपास हुआ करते थे। फिलहाल के दिनों के अंदर इसके अंदर 193 कंट्रीज हैं टोटल, जिसके अंदर उनका जो रिलेशनशिप है दूसरी कंट्रीज के साथ, उसको मेंटेन करने के लिए, वहां डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल लॉज को मेंटेन करने के लिए, इसलिए जो है इन सब चीजों को बनाया जाता है। सो हम बात करते हैं अब जो जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनका इसके ऊपर क्या रोल है। उन्होंने ये बताया अपनी रिसेंट स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो इंडिया का डिसीजन है 41 डिप्लोमेट्स को हटाने का, वो एक यूनिलैटरल डिसीजन है, एक उनका खुद का डिसीजन है। उसमें कनाडा से कुछ भी बात नहीं की गई, कुछ भी जानकारी उनके साथ शेयर नहीं की गई कि क्यों हटाया जा रहा है, क्यों सोचा जा रहा है कि इतने ज्यादा हैं डिप्लोमेट 62। क्योंकि अगर जिस हिसाब से ये बात चल रही है कि आपका ऑपरेशन कितना बड़ा है, तो उतने नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स आप अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, राइट। सो अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं टोटल कनाडा में जो लोग इमिग्रेट होते हैं इंडिया से, अगर उनके नंबर्स वाइज में बात की जाए, पुराने नंबर्स को छोड़ते हैं, रिसेंट नंबर्स में बात करते हैं। अगर ये साल तो पूरा अभी 2023 का कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं 2022 की बात करूं, सो 1,18,000 इंडियंस ने कनाडा में इमिग्रेट किया इंडिया से। अब चाहे वो किसी भी वीजा पर हो, बट 1,18,000 जो लोग होते हैं वो एक बहुत बड़ा नंबर है। और उन लोगों को सर्विस देने के लिए किसी भी कंट्री में, अगर वो कनाडा में इमिग्रेट हो रहे हैं, तो जरूर उनको कोई ना कोई वीजा सर्विसेज की नीड होगी। जिस हिसाब से वीजा सर्विसेज की जो लोकेशंस हैं वो इंडिया में आप लोगों को पता होगी, जो इस चीज के अंदर हैं। जैसे दिल्ली में हो गया, अहमदाबाद में है, जलंधर में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, उसके बाद क्या कहते हैं मुंबई और बैंगलोर में भी है।
अगर इन सब की बात की जाए, ये 41 लोगों को हटाया गया है वहां से, उसके अंदर मोस्टली जो ये फर्क पड़ने वाला है वीजा एप्लीकेशंस के ऊपर। लाइक ऑफ कोर्स जो कनाडा सब ऑपरेशंस को अब मेंटेन नहीं कर सकता, उतने सारे जो ऑपरेशंस चल रहे थे वहां पर, वीजा लोकेशंस चल रही थी। सो उसके अंदर अभी जो उन्होंने बताया है, जो रिसेंट अपडेट है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की मेलेनी जॉली, उन्होंने ये बोला है कि जो रिसेंट में मुंबई है, बैंगलोर में है और उसके बाद जो चंडीगढ़ लोकेशन है, ये इन 3 लोकेशंस पे जो इन पर्सन वीजा सर्विसेज थी वो टोटली शट डाउन कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। सो आप जैसे इन पर्सन जाके वीजाज लगवाते थे वो नहीं है वहां पर। बट इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है यहाँ के करंट के, उन्होंने ये बताया कि जो बाकी की सर्विसेज हैं, लाइक जो ऑनलाइन सर्विसेज चलती हैं, उनको एक थर्ड पार्टी सर्विस रन करती है, सो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब एक इन पर्सन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और ऑनलाइन के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, जो इन पर्सन वाले थे वो भी अब ऑनलाइन के ऊपर ही अपनी फाइल्स को लगाएंगे, सो उसके अंदर एक बहुत बड़ा नंबर होने वाला है उसके ऊपर और वो चीज भी स्लो डाउन हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं जो वीजाज लग रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट परमिट के वीजाज हैं, वर्क वीजाज हैं, सिटीजनशिप्स हैं, पीआरस हैं, उन सबके जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इस टाइम पे बहुत लंबा होने वाला है। अब इस चीज का इफेक्ट जो है कनाडा में क्या देखने को मिल रहा है, जैसे भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि टोटल 1,18,000 लोग पहले 2022 में आ चुके हैं। 2023 का ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, लाइक पहले 4 महीने की, उसके अंदर कम से कम नहीं भी तो 85,000 इंडियंस यहां इमिग्रेट कर चुके हैं। सो जब इतना बड़ा नंबर होता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज पे फर्क आएगा। प्लस इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में हुआ ये कि इंडिया ने जो अपनी सर्विसेज हैं, जो इनके यहाँ पर बीएलएस सेंटर्स हैं, जो यहाँ की एम्बेसीज हैं यहाँ कनाडा के अंदर इंडिया की, उन्होंने वहां पर अपनी सर्विसेज देना भी प्रॉपर तरीके से बंद कर दी। जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स खुलती थी वो बंद कर रखी हैं। सही मतलब खुलती हैं लेकिन उतनी नहीं खुलती जितनी पहले खुल रही थी। अगर इन पर्सन की बात करें, जो लोग जा रहे हैं वहां पर, सुनने में ये आ रहा है, जो वीडियोस रिलीज हो रही हैं, जो देखा है, जो बाकी यहाँ सोशल मीडियाज है उसके ऊपर जो चेकआउट किया है, उसके अंदर ये पता चलता है कि लाइक अगर मॉर्निंग के अंदर 8 बजे या 8:30 बजे को खुल रहा है ऑफिस, रात के 9 बजे 8 बजे से जो है 12 घंटे पहले से इस ठंड के अंदर वहां लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। सो लोग जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये लोग कौन हैं, चाहे वो इंडिया से यहाँ आने वाले, चाहे वो यहाँ से जो कैनेडियन सिटीजन हैं या जो कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं इंडिया की एम्बेसी से, चाहे वो ओसीआई कार्ड्स हैं, चाहे वीजा प्रोसेसिंग है, चाहे पासपोर्ट अपडेट है, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब लोग एट द एंड ऑफ द डे हैं कौन? ये सब लोग इंडियंस ही हैं। या वो इंडियन ओरिजिन से हैं जिनके पास कैनेडियन सिटीजन है, या वो इंडियन सिटीजन हैं जिनके पास स्टिल अभी इंडियन पासपोर्ट है और वो लोग कनाडा में इमिग्रेट हुए हैं किसी भी वीजा पर। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हमारा ही है, हम लोगों का ही है, इंडियंस का ही है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे तरफ से ये है कि अगर इन चीजों को डिप्लोमेटिक लेवल पे सॉल्व आउट किया जाता सो ज्यादा बेटर था। इसके अंदर अब सिटीजन जो हैं पिस रहे हैं। आई होप कि बीएलएस की सर्विसेज जो है दोबारा से बहाल होंगी, सही तरीके से उनको चलाया जाएगा, सही तरीके से अपॉइंटमेंट्स दी जाएंगी और लोग जो है ग्राउंड पे इतना परेशान नहीं होंगे, क्योंकि नहीं पता कि किसी की क्या मजबूरी है। कोई वहां पर अपनी बीमारी का इलाज कराने जा रहा है, कोई अपने कोई एक्सपायर हो गए हैं वहां जा रहे हैं, किसी की डेथ हो गई है, किसी का कोई फैमिली फंक्शन है, किसी की मैरिज पेंडिंग है। इट कैन बी एनी रीजन और वो रीजन बहुत ज्यादा अर्जेंट भी हो सकते हैं। कुछ लोग इन चीजों को मजाक में ले रहे हैं कि लाइक वाह बढ़िया कर दिया, इंडिया ने बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट नुकसान हमारा ही है। अब मैं क्यों बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि नुकसान हमारा ही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जब इंडिया देश से कोई भी बंदा इमिग्रेट कर जाता है, चाहे वो कनाडा है, यूएस है, यूके है, बाहर कोई भी कंट्री है, चाहे वो दुबई भी है, तो किसी भी कंट्री में अगर लोग बाहर चले जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है वो वहां के हो गए, इंडिया का क्या फायदा, यहां से पढ़ लिख के चले गए, वहां के हो गए, वहां की बातें करते हैं। बट ऐसा नहीं है। हर साल जो इंडियंस बाहर रहते हैं, अब्रॉड्स में रहते हैं, वो लोग इंडिया में कुछ ना कुछ अपनी फैमिलीज को हेल्प के लिए, चाहे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए, चाहे किसी भी XYZ रीजंस की वजह से वहां पर कुछ पैसा भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस बोला जाता है। जो भी पैसा एक वाइड तरीके से लाइक ट्रांसफर किया जाता है बैंक्स के थ्रू या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, मैं सिर्फ उन पैसे की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं ऑफ पैसे की बात ही नहीं कर रहा जिसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं या वैसे पैसा कैश में पहुंच जाता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं सो लास्ट ईयर का जो नंबर है रेमिटेंस का, यह आरबीआई के नंबर है, किसी के भी पर्सनल नंबर नहीं है। जो इंडिया का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ये नंबर्स रिलीज किए गए हैं कि लास्ट ईयर 2022 के अंदर का जो नंबर था वो था $100 बिलियन का। मतलब कि $100 बिलियन, $100 बिलियन जो हैं बाहर रहने वाले, जो अब्रॉड में रहने वाले सिटीजन हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, उन्होंने इंडिया में भेजा है। सो इतना बड़ा पैसा जो लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, चाहे वो कोई भी XYZ बिजनेस के अंदर है, चाहे वो IT इंजीनियर्स हैं, चाहे वो कहीं मैकेनिक लगे हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे ऑटो मैकेनिक है, चाहे ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई ट्रक चला रहे हैं, कुछ भी मेहनत कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो फीड किसको करना चाह रहे हैं? अपने बैक होम को, अपनी इंडिया कंट्री को।
हर देश के लिए एक प्राउड रहता है उस चीज का कि वो इंडियन सिटीजन है, दे आर प्राउड टू बी अ इंडियन सिटीजन, और वो हमेशा अपनी हेल्प जो है अपने तरफ से पहुंचाते हैं इंडिया में। लास्ट ईयर का नंबर जैसे मैंने आपको बताया $100 बिलियन का है। एक्सपेक्टेड नंबर इस साल का थोड़ा कम था क्योंकि रिसेशन आया हुआ है बाहर के देशों में भी। लोगों को ये लग रहा था कि इस सब के बाद में जो है हो सकता है नंबर इस साल कम हो जाए। बट अगर मैं बात करूं इस साल की, अभी तो साल एंड नहीं हुआ बट अगस्त तक के नंबर्स ऑलरेडी आ गए हैं। $112 बिलियन, आज तक का पिछले 70-80 साल का भी रिकॉर्ड भारत के लोगों ने जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने तोड़ दिया है। सिर्फ अगस्त तक जो है $112 बिलियन भेज दिए हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करूं, अगर दिसंबर तक कितना भेज देंगे लाइक टोटल, मुझे तो लगता है कि कम से कम नहीं भी तो 150 बिलियन के आसपास ये आंकड़ा जाने वाला है। ये आंकड़ा किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है क्योंकि 100-150 बिलियन डॉलर, कई देशों की तो इतनी इकोनॉमी भी नहीं है। बहुत सारे देशों के पास ना इतना पैसा है ना इतने रिजर्व में है। सो 150 बिलियन डॉलर्स का फायदा होना इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी में वो चीज जाना, वहां से वो इकोनॉमी बढ़ना, ग्रो करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। सो किसी भी तरीके से जितने भी लोग बाहर रहते हैं, आई थिंक उनको एक रिस्पेक्ट की तरह देखना चाहिए। दे आर लाइक अ सोल्जर्स हु आर हेल्पिंग इंडिया इन एनी सेंस, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, बॉर्डर्स पे हो, किसी भी टाइप की हेल्प हो, वो इंडिया के जो सिटीजन हैं वो उनको वहां पे पहुंचा रहे हैं। एंड आई थिंक दे शुड गेट अप्रिशिएटेड फॉर इट। इसके अंदर अभी रिसेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर जो यहाँ इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं, जो यहाँ पर BLS सेंटर्स हैं, वहां के कॉन्सुलेट्स हैं, उनका इंटरव्यू लिया गया। उनसे ये चीज की सिचुएशन के बारे में पूछी गई कि ये जो 12-12 घंटे लोग लाइनों में खड़े हैं इस ठंड के अंदर, उनका क्या है। क्योंकि जब 100 लोग बढ़ जाते हैं, बाहर लाइनों में खड़े हो जाते हैं, 100 150 लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, बट वो लोग इन पर्सन में सिर्फ 30, 40 या 50 लोगों को ही ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी उतनी ही है। सो सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि किस तरीके से इस चीज को मैनेज किया जाए। उनका बोलना यह है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, सो आप जो BLS की वेबसाइट है उसके वहां पर ईमेल्स वगैरह दी हुई हैं, फोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको फोन कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे विल गिव यू एन अपॉइंटमेंट इन दैट इमरजेंसी सिचुएशन। बट अगर आपको कोई रेगुलर चीज रिन्यू करानी है, कोई अपडेट करानी है, उसे कार्ड अप्लाई करना है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा लाइनों में प्लीज ना खड़े हों। मेक श्योर करें कि आप चेक करें, पहले ट्राई करें कि अगर आप किसी तरीके से उस अपॉइंटमेंट्स को कार्ड अप कर सकते हैं, उसको बुक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एंड रिजल्ट जो आपका यही है कि आपको वहां पर जाकर लाइन में लगना पड़ेगा। बट प्लीज थिंक अबाउट इट इन अ हेड, लास्ट मोमेंट तक उस चीज को ना छोड़ें क्योंकि नहीं पता कि कितनी देर लग जाए आपको वहां लाइनों में और आपका नंबर आए भी या नहीं। सो इसलिए अहेड सोच के चलें, 1-2 महीने पहले से ही अपनी प्लानिंग बना के चलें अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आप फिलहाल के दिनों में कैनेडियन सिटीजन हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।